अब आइए बेरूबारी मामला क्या है एक्चुअली। यह जो बेरूबारी मामला जो था, एक्चुअल में ये ढाका के पास एक रियासत थी, ठीक है ना, ढाका बांग्लादेश के पास, ठीक, एक रियासत थी। और आप लोग जानते हो कि जब भारत का डिवीजन हो गया था तो यह हिस्सा पाकिस्तान में जाना था, ठीक। लेकिन बेरूबारी का जो एरिया जो था, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल ये बांग्लादेश के पास है, ये जो एरिया था इस पर 1950 के बाद भी भारत का कब्जा रहा, भारत का कब्जा रहा, समझ रहे हो आप लोग ना, भारत का कब्जा रहा, क्योंकि बेरूबारी क्षेत्र की जो पब्लिक जो थी, ठीक, वहां पर वह पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहती थी, वहां पाकिस्तान में वह मिलना नहीं चाहती थी, वह भारत में ही रहना चाहती थी। जबकि वहां का नवाब भी था, कोई डिसीजन नहीं लिए थे कि क्या किया जाए। तो वैसी स्थिति में 1956 में 1956 में भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। यानी बेरूबारी क्षेत्र कायदे से पाकिस्तान में मिलना चाहिए था, ठीक, लेकिन पाकिस्तान में इसको नहीं मिलाया गया, पाकिस्तान में यह नहीं मिला। और 1950 से लेकर 1956 तक, 1950 से लेकर 1956 तक इस पर भारत का ही कब्जा रहा। क्लियर? तो भारत, जबकि पाकिस्तान भी मांग कर रहा था कि बेरूबारी क्षेत्र को हमें आप सौंप दीजिए, क्योंकि हमारे एरिया में आता है, हमारी एरिया में आता है, लेकिन भारत सरकार अभी तक नहीं सौंपी थी। तब जाकर पाकिस्तान का जब दबाव पड़ने लगा, तब भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत भारत सरकार ने बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दी। एक एग्रीमेंट के तहत, समझौते के तहत, समझ गए ना, समझौते के तहत 1956 में भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक एग्रीमेंट करके बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया। बेरूबारी जस्ट लाइक एक रियासत, प्रिंसली स्टेट थी। क्लियर? अब 1956 में जब एग्रीमेंट हो गया और पाकिस्तान को इसको सौंपा जाने लगा, तब वहां के लोगों ने पहले से मूवमेंट चलाए हुए थे और अपने मूवमेंट को और भी तेज कर दिए, क्योंकि उस एरिया की जो डेमोग्राफी जो थी वह हिंदू डोमिनेटेड एरिया थी। मुस्लिम भी थे लेकिन कम थे, हिंदू डोमिनेटेड एरिया थी। अब वहां की जो पब्लिक थी वह पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहती थी, और भारत सरकार ने जैसे पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के खिलाफ ये लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने लगे। क्लियर? अब जब विरोध प्रदर्शन पर भी भारत सरकार नहीं रुकी, तब इस निर्णय के खिलाफ, कौन सा निर्णय, जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था और जिस एरिया को पाकिस्तान को सौंपा जाना था, इस निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। तो बेरूबारी क्षेत्र के लोग हो गए, केंद्र सरकार ने समझौता किया था, तो बेरूबारी समझ गए, बेरूबारी क्षेत्र की पब्लिक थी। क्लियर? केंद्र सरकार ने समझौता किया था, तो बेरूबारी क्षेत्र के लोगों ने केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, ठीक। और उसी अपील पर 1960 में डिसीजन आया। 1956 में बेरूबारी क्षेत्र के लोगों ने अपील दायर कर दी थी एग्रीमेंट के खिलाफ। वहां पर इन लोगों ने यह कहा कि भारत सरकार हमारी भावनाओं का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान की शक्ति का स्रोत है। उन्होंने अपने लॉजिक में कहा कि भारत सरकार हमारी भावनाओं का, इमोशंस का वायलेट कर कर वह एग्रीमेंट कर रही है, और हम लोग पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग भारत में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कहा कि चूंकि प्रियम्बल जो है हमारी संविधान की शक्ति का स्रोत आखिर कौन है, हमारा संविधान जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी पावर्स का सोर्सेज कौन है, आखिर कहां से हमारे संविधान जो है वह शक्ति जो है वह एडॉप्ट कर रही है, हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर प्रियम्बल देता है। यानी प्रियम्बल के माध्यम से यह क्लियर होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वह जो पावर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स का
सोर्सेज कोई है तो वह है भारत की पब्लिक, भारत की जनता। क्योंकि संविधान का में प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में ही यह शब्द शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। और वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, यह हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह जो पावर्स जो गेन करती है वह किससे पावर गेन करती है? भारत की जनता से। हमारी संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। क्लियर ना? क्योंकि प्रियम्बल में यह शब्द शुरू हो रहा है, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को। तो उन्होंने यह तर्क दिया कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, जो प्रियम्बल में मेंशन होता है। ठीक। और जब संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है तो मतलब सीधा क्लियर है कि सोवर्निटी कहां पर निहित है? संप्रभुता जो है वह कहां पर केंद्रित है? वह भारत की जनता में केंद्रित है। वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। सोवर्निटी जो है वह कहां पर सेंट्रलाइज है? भारत की जनता में, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया में। यानी अगर पॉलिटिकल, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की बात किया जाए तो सोवर्जिन कौन है? सोवर्जिन भारत की जनता है। संप्रभु कौन है? भारत की जनता है। तो जब हम संप्रभु हैं, सर्वशक्ति संपन्न है, हमसे ही भारत का संविधान शक्ति प्राप्त करता है, भारत की जनता से भारत का संविधान शक्ति प्राप्त करती है, तो वैसी स्थिति में भारत सरकार भारत की जनता की इच्छाओं का, उनकी विल का वायलेशन कैसे कर सकती है? हमारी विल है, कहां, किसकी विल? बेरूबारी क्षेत्र के लोगों की। हमारी विल है कि हम भारत में ही रहें, और भारत सरकार हमारी विल के खिलाफ जाकर हमें पाकिस्तान को कैसे सौंप सकती है, हमारे एरिया को? क्योंकि हमारी शक्ति का स्रोत, हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। और भारत की जनता केवल कुछ ही एरिया की पब्लिक नहीं, जबकि पूरे जितने भी टेरिटोरीज है वे सारे भारतीय पब्लिक आ जाएंगे। क्लियर? क्लियर ना? तो हमारी इच्छाओं का, हमारी विल के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कैसे कर सकती है? अगर भारत सरकार को हमारी विल के बारे में पता लगाना है तो वह रेफरेंडम करवा ले, यानी जनमत संग्रह करवा ले कि हम बेरूबारी क्षेत्र के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। रेफरेंडम करवा लें। ऐसा उन्होंने लॉजिक रखा। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर मामला नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट में। जो भारत सरकार इंडिया और पाक के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था 1956 में, उसके खिलाफ वो मामला गया था बेरूबारी। समझ गए ना? लेकिन तर्क अपने उन्होंने लॉजिक में प्रस्तावना का भी विचार रखा, प्रस्तावना का भी संदर्भ आया। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, हम प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं मानते हैं। और जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो आपकी इच्छाओं का, आपकी भावनाओं का, आपकी उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। भाई हमारा हिस्सा रहता तब तो हम आपकी इच्छाओं को समझते, आपकी भावनाओं को समझते। क्या बताइए? अगर ये बैग अगर हमारा ये है, ये बैग अगर मान लीजिए मेरा रहता तो हम इसमें सब्जी ले जाएं, एप्पल ले जाएं या गाय का गोबर ले जाएं, कोई रोक सकता है? चूंकि हमारा है। और जब हमारा ही नहीं है, प्रस्तावना को हम संविधान का जब पार्ट नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपकी विल का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया। क्लियर ना? तो बेरूबारी केस समझ गए? अब देखिए, बेरूबारी केस केवल इसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, यहां पर 2 और भी डिसीजन है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन। पहला इस केस में डिसीजन आया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। यह क्लियर हो गया? क्लियर ना? दूसरा क्वेश्चन यह था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ठीक, अपने टेरिटोरीज का कोई पार्ट, अपनी क्षेत्रफल का, अपनी एरिया का कोई भाग किसी दूसरे देश को सौंप सकती है कि नहीं? जैसे आप लोग सुने होंगे 2015 में मोदी सरकार ने बांग्लादेश को कुछ एरिया दिया था, 10,500 वर्ग मीटर करीब जमीन दिए थे। क्लियर?
बदले में बांग्लादेश में हमें कुछ दिए थे, हमने दिया था उनको 10,500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन, और बदले में बांग्लादेश ने केवल 5,000 समथिंग एरिया दिया था। क्लियर? बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी, बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी। क्लियर ना? समझ रहे ना? तो यहां क्वेश्चन ये बन रहा है, यहीं पर ये मामला आया कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अपने भूभाग को, ठीक है, अपने टेरिटोरीज के किसी पार्ट को किसी दूसरे सोवर्जिन कंट्री को ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? क्या भारत सरकार, जैसे मान लीजिए यूपी का कुछ हिस्सा, गोरखपुर साइड का हिस्सा नेपाल से सटा हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोरखपुर साइड का हिस्सा नेपाल गवर्नमेंट को दे सकती है कि नहीं दे सकती है? यानी हम अपनी जमीन के कुछ टुकड़े को किसी दूसरे देश को सौंप सकते हैं कि नहीं सौंप सकते हैं? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेरुबारी केस में आया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया रहता तो आखिर मोदी जी कैसे बांग्लादेश को इतना ज्यादा टुकड़ा जमीन दे दिए, ठीक, 10,500 स्क्वायर मीटर जमीन, और बदले में हमें 5,000 समथिंग स्क्वायर मीटर जमीन मिला। होना तो ये चाहिए कि भाई इस एरिया में, साउथ एशिया में हम एक पावरफुल कंट्री के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वर्ल्ड पावर के रूप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक, तो होना तो ये चाहिए कि हम बांग्लादेश को देते 10,500 स्क्वायर मीटर जमीन और उससे वसूलते 20,500, तब तो हमारी पावर का पता चलता है। हम इनको दे रहे हैं 100 रुपया, आइए मुझे वापस करें 20 रुपया, इससे तो हमारी कमजोरी ही पता चली ना है। हम इनको 100 रुपया दिए, 300 वसूलना चाहिए था 500 रुपया, तब तो हमारी इस एरिया में हमारी पावर्स का पता चलता, होता कि नहीं? तो आखिर क्या कारण था कि मोदी सरकार ने वो एरिया उनको दे दिया और बदले में बांग्लादेश से मिला? तो क्वेश्चन यहां पर बेरुबारी में यही आया कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मल कंडीशंस में, सामान्य परिस्थितियों में अपनी जमीन के टुकड़े को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है कि नहीं सौंप सकती है? ये क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौंप सकती है। तब तो हर गवर्नमेंट अगर आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी और चुनाव के वक्त वोट बैंक प्राप्त करने को लेकर, किसी न किसी कम्युनिटीज को खुश करने को लेकर जमीन का टुकड़ा देते जाती और लास्ट में क्या होता है? भाई चुनाव का मौका है, कोई भी गवर्नमेंट, भाई चलो ये एरिया हम बांग्लादेश को दे दिए मुस्लिम कम्युनिटीज को खुश करने के लिए, हो सकता है। हाँ, तो उसी केस में ये आया, बेरुबारी के सामने यह प्रश्न आया, ठीक, कि क्या इसी मैंने केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, सामान्य परिस्थितियों में, हमेशा ध्यान रखिएगा, सामान्य परिस्थितियों में भारत सरकार अपनी जमीन के किसी टुकड़े को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भारत सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार को सामान्य परिस्थितियों में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा करने का कोई राइट नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को पूरा करना हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को अगर पूरा करना है, पूरा करने के लिए तो संसद अगर चाहेगी तो संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपनी जमीन के किसी टुकड़े को दूसरे देश को सौंप सकती है। यानी यह राइट, अपने जमीन के किसी टुकड़े को दूसरे देश को सौंपने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किस केस में? बेरुबारी के केस में। लेकिन संसद किस कंडीशन में सौंपेगी? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को फुलफिल करना होगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी को फुलफिल करना होगा, तो वैसी कंडीशंस में पार्लियामेंट जो है संविधान में अमेंडमेंट कर कर उस जमीन के किसी टुकड़े को दूसरे देश को सौंप सकती है। क्लियर? क्लियर ना? तो सामान्य नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह राइट्स नहीं है कि वह अपने
किसी पार्ट को इंटीग्रल पार्ट को किसी दूसरे देश को सौंप देते। लेकिन लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को फुलफिल करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को पूरा करने के संदर्भ में संसद अगर चाहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करके अपनी जमीन के कुछ टुकड़े को दूसरे देश को सौंप सकती है। और यही कारण था कि 99वें संविधान संशोधन के दौरान बांग्लादेश को संसद ने संविधान में संशोधन करके 10,500 स्क्वायर मीटर जमीन बांग्लादेश को सौंपी थी। जो मोदी सरकार ने बांग्लादेश को दिया था वह 99वें या 100वां संविधान संशोधन है। नेट पर सर्च कीजिएगा, 99 के 100वां है, संभवतः 100वां है। यानी 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने बांग्लादेश को 10,500 स्क्वायर मीटर जमीन सौंपी थी। अब देखिए, अब 100वां संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यह भी जो हुआ था मोदी सरकार ने सौंपा था, ये एक्चुअली बांग्लादेश को सौंपने के पीछे, इसके पीछे भी कारण है कि भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच 71 में वार हुआ था। 71 में वार हुआ था। और इस वार में हमेशा आप लोग ध्यान रखना है कि इस वार में भारत ने इनिशिएटिव नहीं लिया था। यह नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था या पाकिस्तान ने डायरेक्ट हम पर अटैक किया था, बल्कि हमारी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, यानी जब पाकिस्तान से बहुत ज्यादा माइग्रेट होकर लोग आ रहे थे, शरणार्थी आ रहे थे, और जब बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया था। क्लियर? तो 1971 के वार में जब युद्ध समाप्त हो गया था तो उस समय इंदिरा गांधी, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और बांग्लादेश के उस समय राष्ट्रपति थे, जो पोजीशन भारत में महात्मा गांधी की है सेम वही पोजीशन उनकी है, और उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। नाम सुने होंगे आप लोग, शेख मुजीबुर रहमान। और अभी जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद, उनके वालिद हैं, उनके फादर। ठीक? यानी जो पोजीशन भारत में गांधी जी की है, राष्ट्रपिता गांधी जी कहलाते हैं, वही सेम बांग्लादेश में मुजीबुर साहब को प्राप्त है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता वो हैं। ठीक? तो 1974 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर साहब के बीच एक संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। 1974 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर साहब के बीच एक संधि हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश अब एक नया देश बन गया था। और जैसे आप लोगों को पता हो कि बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता देने वाला, ठीक है ना, सबसे पहले उसको ये करने वाला, सर्टिफिकेट देने वाला कि एक नए कंट्री के रूप में वो भारत था। सबसे पहले भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। ठीक? और जब बांग्लादेश एक नया देश बन गया तो फिर 1974 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर साहब के बीच एक एग्रीमेंट हुई थी। और वह एग्रीमेंट ये था, चूंकि बांग्लादेश अभी जस्ट बन गया था, हमारे बीच अभी भी बॉर्डर का फिक्सेशन नहीं हुआ था, बॉर्डर का निर्धारण नहीं हुआ था। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया जो थे, जंगल वगैरह के जो एरिया, अगर त्रिपुरा वगैरह की बात किया जाए, असम उसम के बाद उधर बात किया जाए, तो अभी भी इतना डेंस फॉरेस्ट है कि बाउंड्री का फिक्सेशन नहीं हुआ है। और बिहार से अगर बाहर की बात किया जाए, माने ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से, तो नदी भी है ब्रह्मपुत्र, वहां पद्मा नदी चली जाती है। ठीक? तो अभी भी बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर का फिक्सेशन नहीं हुआ था। तो वैसी स्थिति में 1974 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर साहब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि आगे चलकर बॉर्डर के फिक्सेशन को लेकर, बॉर्डर के निर्धारण को लेकर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी कुछ एरियाज बांग्लादेश को दे सकते हैं, और बदले में बांग्लादेश बॉर्डर के फिक्सेशन को लेकर बांग्लादेश भी हमें कुछ अपना एरिया दे सकता है। यह एग्रीमेंट कब हुआ था? 1974 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर साहब के बीच, बॉर्डर के फिक्सेशन को लेकर। और एग्रीमेंट में क्या बातें थी
कि आगे चलकर बॉर्डर के फिक्सेशन को लेकर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी कुछ एरियाज आपको देंगे और बदले में बांग्लादेश भी अपनी कुछ एरियाज को हमें देगा। ये एग्रीमेंट 1974 में, और देखिए इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट किया, उसके बाद इनफैक्ट इंदिरा गांधी सत्ता में भी रही, ठीक ना, वह भी इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करवाई। उसके बाद भी बहुत सारी सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, राजीव गांधी की सरकार बनी, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो बीपी सिंह चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, ठीक, मनमोहन सिंह की सरकार बनी। किसी भी गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट के बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर के फिक्सेशन को लेकर। 2014 में 15 में वही मोदी सरकार ने उसी एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने को लेकर ही, समझ गए ना, एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने को लेकर ही, बॉर्डर के फिक्सेशन को लेकर ही जो 74 में एग्रीमेंट हुआ था, उसी एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू बेरूबारी केस, ठीक, 100वां संविधान संशोधन करा, संसद ने 100वां संविधान संशोधन विधेयक कर बांग्लादेश को 10,500 स्क्वायर मीटर जमीन दिया गया। ये भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे जमीन एक साथ दिए गए हैं, बल्कि अलग अलग एरिया से काट कर अलग अलग जमीन दिए गए हैं, क्लियर ना, और बदले में बांग्लादेश 5,500 स्क्वायर मीटर जमीन दी, क्लियर ना। नहीं तो बॉर्डर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर था, क्योंकि एग्रीमेंट जो हुआ था तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हुआ था, क्लियर ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब यही बेरूबारी क्षेत्र पुनः भारत में मिल रहा है, यही बेरूबारी क्षेत्र पुनः भारत में भी आ गया है, समझ गए ना। तो बेरूबारी केस में दूसरा डिसीजन क्या रहा कि क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लैंड के किसी पार्ट को किसी दूसरे सोवर्जिन कंट्री को दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं। 2014 के बाद, ठीक है ना, हमारे पड़ोसियों से गुजरात डॉक्ट्रिन तो था ही, और उसके बाद मोदी सरकार के आने के बाद हमारे पड़ोसियों से, हमारे जो ये हैं अगल बगल के जो कंट्री, खासकर बांग्लादेश या अफगानिस्तान हो गया, बहुत ज्यादा संबंधों पर जोर दिया गया। पहले लुक ईस्ट पॉलिसीज थी, लुक ईस्ट पॉलिसीज, यह लुक ईस्ट पॉलिसी जो शुरू की गई थी आपको पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के समय, क्लियर ना, उसके बाद मनमोहन सिंह के समय भी और भी आगे इसको बढ़ाया गया, और यही 2014 में मोदी सरकार आए, अब लुक ईस्ट पॉलिसीज को ट्रांसफर कर एक्ट ईस्ट पॉलिसीज में कन्वर्ट कर दिया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसीज यानी अब हमें अपने पड़ोसियों के साथ जो भी हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ हमें संबंध मजबूत करने होंगे। और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक केवल बालाकोट में ही नहीं किया गया, उड़ी में ही नहीं हुआ, उसके पहले हमने बर्मा के बॉर्डर में भी हमारी सेना घुसकर जो भी टेररिस्ट ग्रुप थे उनके ऊपर भी तहस नहस किया गया था, बर्मा प्लस बांग्लादेश के एरिया में भी। इस इंपैक्ट का, इस संधि का जो इंप्लीमेंट किया गया, इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि आज हर मोर्चे पर जहां भी अगर लगता था, कोई भी वर्ल्ड के लेवल पर चाहे कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, भारत का अगर विरोध करते थे तो बांग्लादेश एक पैर पर हमारे साथ खड़ा रहा है, चाहे किसी भी मुद्दे पर। तो इसका बहुत ज्यादा वर्ल्ड सिनेरियो पर प्रभाव पड़ा। तो बेरूबारी के केस में ये दूसरा डिसीजन, क्लियर ना। पहला डिसीजन क्या था, ये, इसका आंसर नो, और ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं, इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए हम कर सकते हैं। और तीसरा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, जो जस्ट अभी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि प्रियम्बल इज ए की ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यानी प्रस्तावना जो है, अगर बात किया जाए कि हमारे संविधान निर्माताओं के, हमारे फ्रेमर के आइडियाज क्या थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके ड्रीम्स क्या थे, ठीक भाई, हम नई पीढ़ी के लोग हैं, अगर हमें ये, अगर अपने आने वाली पीढ़ी हमारे सामने ये क्वेश्चन पूछ दे कि भाई हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर जो थे उनके सपने क्या होते थे, वो किस आधार पर वो फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ा करते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके आइडियाज क्या थे, तो हम कैसे अपने आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान निर्माताओं के, फ्रेमर्स के विचारों को, उनके दर्शन को
ठीक है ना, उनके आइडियोलॉजी को, उनके आइडियाज को, उनके फिलॉसफी को, उनके मनोभाव, उनके साइकोलॉजी को जानने की कुंजी है। क्लियर ना? यही 3 डिसीजन आए थे। क्लियर यहां पर? तो अब बेरूबारी के बीच बाद जो विवाद था, विवाद डिस्प्यूट समाप्त हो गया। क्लियर ना?